अगर आप चाहते हैं कि धान के पौधे में आपके अच्छे कल्ले हैं, अगर आप धान में कल्ले बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 10 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं वो 10 कौन सी बातें हैं। किसान साथियों, अगर आपने अभी तक फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ऐसे आपको समय पर वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए जानते हैं वो 10 कौन सी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। पहली बात, समय यानी टाइम। आपको सब चीज़ें समय से करना पड़ेगा। समय से खादों का इस्तेमाल, समय से सिंचाई, समय से खरपतवार नियंत्रण, इन बातों का ध्यान रखना है। धान की रोपाई भी आपको समय से ही करनी है। जो किसमें जल्दी तैयार होती है उसकी रोपाई देर से, जो किसमें देर से तैयार होती है उसकी रोपाई आपको जल्दी कर देनी चाहिए। इस बात का किसान साथियों आपको ध्यान रखना है। जब आपके नर्सरी वाले पौधे 25 दिन के हो जाए तब आपको रोपाई कर देनी है, और जब भी आप पौधा उखाड़िए तो 24 घंटे के भीतर आपको रोपाई कर देनी है। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो अक्सर किसान साथी ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब जैसे आपने रोपाई करने वाले हैं आप, तो रोपाई करने से पहले आपको नर्सरी वाले पौधे उखाड़ने पड़ते हैं। अब कई लोग क्या गलती करते हैं कि जब पौधा उखाड़ते हैं तो 2-3 दिन के बाद उसकी रोपाई करते हैं। ये गलती बहुत बड़ी गलती होती है। जितना देर तक पौधा आपका बाहर रहेगा, एक तो गर्मी ज़्यादा होती है, धूप बहुत तेज़ निकलती है, तो कहीं ना कहीं पत्तियों में ज़्यादा पीलापन आ जाता है, पत्तियों में ज़्यादा तनाव आ जाता है, पौधे में ज़्यादा तनाव आ जाता है, जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। हमारी जड़ें भी कई बार सूख जाती हैं, जिससे पौधा रिकवर होने में, ऐसा नहीं कि सूख जाएगा, रिकवर तो हो जाएगा। धान की फसल जल्दी सूखती नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लंबा समय लग जाता है। अब जो फसल आपकी मान लीजिए हरी भरी रहेगी, मान लीजिए आपने 24 घंटे के भीतर ही रोपाई कर दी और आपने किसी पौधे की रोपाई 3 दिन के बाद की, तो दोनों में आपको खास डिफरेंस नज़र आ जाएगा। जो आपकी जल्दी आपने जिसकी रोपाई की होगी वो पौधे का विकास काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कल्ले का फुटाव काफ़ी जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं जिस पौधे की आपने रोपाई देर से की होगी, जिस पौधे में ज़्यादा पीलापन होगा, जड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा होगा, उसको रिकवर होने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरा मतलब ये है, जितना आप पौधे को देर तक बाहर रखेंगे उतना ही नुकसान पहुँचेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पौधा उखाड़ने के, नर्सरी वाले पौधे को उखाड़ने के 24 घंटे के भीतर आपको उसकी रोपाई कर देनी है। और रोपाई के समय आपको सिंचाई पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 3 दिन तक कम से कम खेत में पानी आवश्यक रूप में होना चाहिए। अगर पानी सूख जाता है तो भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो आपको समय पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 2 पे हमने रखा है सिंचाई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, रोपाई के समय 3-4 दिन तक खेत में पानी अच्छी मात्रा में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो होती है पानी की, वो रोपाई के समय ही होती है। इसके बाद में आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करनी है। अगर बरसात हो जाती है, अच्छी बात है, सिंचाई नहीं करनी पड़ती है, कई बार बरसात नहीं होती है, तो अपने फसल के हिसाब से मैं बोलूँ कि आपको 10 दिन बाद, 20 दिन बाद पानी लगाना है, तो ऐसा नहीं कि आपको तभी पानी लगाना है। अगर आपके खेत में दिखे, अब कुछ हमारी ज़मीनें, कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी काफ़ी लंबे समय तक मिट्टी में रहता है। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो रेतीली होती है, जो बलुई होती है, वहाँ पे पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना कि खेत में ऐसा नहीं कि हमेशा पानी भरा ही रहे, बस खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। इतना पानी धान की फसल के लिए आवश्यक होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। धान की फसल पानी वाली फसल बोली जरूर जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा पानी भर के ही रखना पड़ेगा। वैसे बरसात की धान की फसल होती है, फिर भी कई बार बरसात नहीं होती है, तो हमें सिंचाई करनी पड़ती है। किसान साथियों, फिर भी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जब आपकी धान की फसल को सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली अवस्था होती है रोपाई के समय वाली अवस्था, इस समय भी ज़्यादा पानी लगता है। दूसरी अवस्था होती है कल्ले निकलने वाली अवस्था, इस समय भी पानी लगता है। बढ़वाल वाली अवस्था, इस समय भी पानी लगता है। आपके पौधे में गबोड़ अवस्था में पानी लगता है। और गबोड़ अवस्था से लेकर जब तक आपके चावल अच्छे से, चावल में मजबूती नहीं आ जाती है, तब तक तो खेत में पानी की कमी आपको करनी ही नहीं है। इस समय अगर पानी की कमी कर देते हैं, जैसे गबोड़ अवस्था हो गया, बालियाँ निकलने वाली अवस्था हो गया, इसके बाद में दाने भरने वाली अवस्था, फ्लावरिंग की अवस्था, दाने में जो दुग्धावस्था आती है, तो ये तमाम अवस्थाएं ऐसी होती है जब पानी की सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता धान की फसल को होती है। और इस समय अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं, खेत में पानी की कमी हो जाती है, नमी की कमी हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको पहुँचने वाला है। इस बात का किसान साथियों आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको समय से खादों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने खाद के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कि आपको धान की फसल में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। अगर आप डीएपी डालते हैं तो कितना डीएपी डालना है, अगर आप एनपीके डालते हैं तो कितना एनपीके डालना है, अगर आप एसएसपी डालते हैं तो कितना एसएसपी डालना है। तो मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है। अगर आप डीएपी डालते हैं तो 30 से 40 केजी डीएपी आपको रोपाई के समय डालना होता है। इसके साथ में पोटास आपको लगभग 25 से 30-40 केजी डालना होता है। जल्दी तैयार हो जाती है उसमें 25-30 केजी, और देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको 40 केजी पोटास डालना होता है। अब पोटास हम 2 बार डालते हैं, आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40 से 50 दिन पे आपको डालना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो 45 से 55 केजी आपको 12-32-16 डालना है। जो कि इसमें जल्दी तैयार हो जाती है उसमें 40 से 45 केजी, और जो कि इसमें देर से तैयार होती है 50 से 55 केजी आपको उसमें जो है एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल किसान साथियों करना होता है। अगर हम बात करें एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट की, तो इसका भी इस्तेमाल आपको करना होता है रोपाई के समय 80 केजी। कम दिन वाली वैरायटियों में जो कि इसमें देर से तैयार हो जाती है, वहाँ पे 110 केजी आपको जो है एसएसपी का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे मैंने मेन खाद की मात्रा आपको बता दी। अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वाली कोई भी खाद
वाली वीडियो उठा के देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको नंबर 4 पे हमने रखा है जिंक। अब जिंक के बिना कभी भी आप धान में अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे, तो जिंक का भी इस्तेमाल आपको करना होता है। लेकिन जिंक के इस्तेमाल के समय बहुत सारी सावधानियाँ, बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली सावधानी, कभी भी धान की रोपाई के समय आपको जिंक नहीं डालना है। दूसरी सावधानी, कभी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ आपको जिंक नहीं डालना है। ये 2 सावधानी आपको बरतनी होती है। तो आपको जिंक का इस्तेमाल करना है धान की रोपाई के 20 दिन के बाद, 20, 22, 25 दिन के आसपास, 30 दिन के आसपास आपको जिंक का इस्तेमाल करना है। तो जो 33% वाली जिंक आती है, लगभग आपको इस्तेमाल करना है 5 किलोग्राम। जो 21% वाली जिंक आती है, इसको भी आप डाल सकते हैं। इसकी आपको लगभग 8 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है। दोनों में से कोई भी एक जिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि 21% वाली जिंक आजकल नहीं मिल पाती है, तो हमें 33% वाला जिंक ही ज़्यादातर किसान साथी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आप दोनों भी डाल सकते हैं। तो जिंक की पूर्ति से क्या होता है कि आपके पौधे में हरियाली रहती है, अच्छी ग्रोथ होती है, कल्लू का अधिक फुटाव होता है, जिससे आपको अच्छे कल्ले भी मिलेंगे। बाद में अच्छा उत्पादन भी आपको देखने को किसान साथियों मिल जाएगा। इसके साथ साथ जब आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो एक चीज़ आप और डाल सकते हैं, वो है किसान साथियों सल्फर। सल्फर के इस्तेमाल से भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो जो सल्फर आता है 90% वाला, जब आप जिंक डालते हैं 25 दिन पर रोपाई के, तो आपको सल्फर 90% वाला जिंक के साथ ही मिला के डाल देना है। और 90% वाला सल्फर 3 kg आपको डालना होता है। साथ में आपको यूरिया 30 से 40 kg मिला के डाल देना होता है। तो यूरिया, जिंक और सल्फर 25 दिन भी आपको डालना है। अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी बढ़वार होगी, अधिक फुटाव होगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब यहाँ पे कोई भी आप ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल अवश्य करिए। जैसे आप सागरिका जो आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सागरिका आती है 2 तरह से, एक आती है, 2 आती है दानेदार रूप में, एक आती है लिक्विड रूप में। तो जो सागरिका दानेदार आती है, वो भी आती है 2 तरह से, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड, और एक लिक्विड वाली आती है सागरिका लिक्विड, या फिर सागरिका तरल, या फिर द्रव रूप में हम उसको जानते हैं। तो सागरिका दानेदार चाहे आप जो भी डालें, इसकी आपको 8 से 10 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। और आप चाहें तो सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं। सागरिका दानेदार आपको धान की रोपाई के समय जब आप DAP या फिर NPK या फिर SSP डालते हैं, उसी खाद में मिला के आपको डाल देना है। और अगर आप सागरिका दानेदार नहीं डालना चाहते हैं, तो आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका लिक्विड धान की फसल में आपको 2 बार डालना चाहिए। पहली बार आपको इसका इस्तेमाल लगभग 25 दिन पे, और दूसरी बार इसका इस्तेमाल आपको करना होता है किसान साथियों लगभग 50 दिन पे, गबोड़ अवस्था के आसपास। तो आपको सागरिका लिक्विड की 250 से 500 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से, यानी 250 से 500 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। और दोनों बार इतनी ही मात्रा डालनी है, मतलब 25 दिन पे इतनी मात्रा, और इसके बाद में आपको जब गबोड़ अवस्था आती है तब भी इतनी मात्रा में आपको सागरिका लिक्विड डालनी होती है। तो पहली बार जब आप सागरिका लिक्विड डालते हैं 25 दिन पे, तो इसके साथ में आपको डालनी है NPK। जो NPK आती है 19-19-19, इसका इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, हरियाली आएगी। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है, जिससे पौधे में अच्छे से कल्लों का विकास होता है, फुटाव होता है। तो NPK 19-19-19 और सागरिका लिक्विड एक साथ आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। इनके प्रयोग से आपको बेहतर लाभ दिखाई देगा, अच्छे कल्ले आएंगे, हरियाली भी आती है और अच्छा लाभ मिलता है। सागरिका डालने से पौधे में जड़ों का विकास तेज़ी से होता है, कल्लों का फुटाव काफ़ी तेज़ी से होता है, जिससे आपको हरियाली, कल्ले का फुटाव सब कुछ देखने को मिलेगा। तो जब आप दूसरी बार डालते हैं सागरिका लिक्विड, तो आपको 0.34 के साथ में डालना होता है। NPK 1 से 1.5 kg आपको डालना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं खरपतवार नियंत्रण की ओर। किसान साथियों, धान की फसल में जैसे हम खादों का इस्तेमाल करते हैं, समय से सिंचाई करते हैं, वैसे खरपतवार पर भी आपको ध्यान देना पड़ता है। तो खरपतवार का नियंत्रण हम 2 तरह से करते हैं। पहला तरीका होता है खरपतवार को जमने से रोकना, दूसरा तरीका होता है जमने के बाद उसका नियंत्रण करना। तो चलिए जानते हैं दोनों तरीके के बारे में। तो चलिए पहला तरीका जानते हैं खरपतवार को उगने से हमें कैसे रोकना है। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है ब्यूटाक्लोर जो आती है 50% EC में, इसकी 1.5 लीटर मात्रा, या फिर आप पेट्रोलाक्लोर जो आती है 50% EC में, इसकी आपको 500 ml मात्रा यानी आधा लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में, दोनों में से कोई एक आपको इस्तेमाल करना है। चाहे ब्यूटाक्लोर चाहे पेट्रोलाक्लोर, आपको दोनों में से कोई एक आपको इस्तेमाल करना है। साथ में 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना होता है। इसका छिड़काव धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर आपको कर देना चाहिए। जब भी आप इसका छिड़काव करें खेत में, तो उस समय खेत में 3 से लेकर 5 इंच तक पानी जो है भरा होना चाहिए। पानी रहेगा तभी काम करेगी, और ऐसा नहीं कि केवल उसी समय पानी होना चाहिए। इसके कम से कम 4 से 5 दिन के बाद भी पानी होना चाहिए। अर्थात जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, तो उससे 4 से 5 दिन तक आपके लगातार खेत में पानी भरा रहेगा, तभी ये दवा अच्छे से काम करेगी। क्योंकि ये दवा पानी के ऊपर एक परत बनाती है, एक लेयर बनाती है, जिससे खरपतवार का जमाव बाद में नहीं हो पाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। जानते हैं दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में हम किसान साथियों खरपतवार उगने के बाद इसका नियंत्रण करते हैं। जब 2 से 5 पत्तियों की आपके खरपतवार हो जाएं, तो इस अवस्था में आपको बिस्पायरीबैक सोडियम नाम का जो फार्मूला आता है 10% SC में, इसकी आपको 80 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना होता है। इसका छिड़काव जब खरपतवार 2 से 5 पत्ती
पत्ती का हो जाए तभी करिए, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हो जाएंगी तो भी नियंत्रण नहीं होता है। जब भी आप इसका छिड़काव करें उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, लेकिन खेत में पानी भरा ना रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप मेरी ये 10 बातों का ध्यान रखते हैं, इसके साथ साथ देखभाल भी आपको करते रहना है, तो अगर आप मेरी इन 10 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छा धान में उत्पादन मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा। वीडियो देखने के लिए